जरा एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचिए, एक घना जंगल है और उसके आसपास बसे हुए कुछ गांव हैं। हाँ, जो सदियों से वहां बसे हुए हैं। बिल्कुल। वहां के लोग ना सदियों से उस जमीन और उसकी मिट्टी के रक्षक हैं। उन्हें पैसे की कोई ऐसी भूख नहीं है। उनका अपना एक छोटा सा प्रशासनिक ढांचा है। पर अचानक 7 समुंदर पार से एक व्यापारी कंपनी वहां आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, वही। वो कंपनी पहले तो उनकी जमीन पर भारी टैक्स लगाती है, फिर उनके खेत छीन लेती है, उनके जमींदारों को बेदखल कर देती है। और जब ये लोग अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं ना, तो वो कंपनी उन्हें एक गाली देती है, चूअर कहती है, जिसका मतलब होता है असभ्य या जंगली। और आप देखिए उस एक अपमान ने, मतलब उस एक शब्द ने एक ऐसी चिंगारी को जन्म दिया ना, जिसने आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बंगाल की पहली सबसे बड़ी बगावत का रूप ले लिया। सही बात है। एक ऐसी बगावत जो थोड़े बहुत दिन नहीं बल्कि पूरे 70 साल तक चली थी। 70 साल! अरे वाह! तो आज की इस गहन चर्चा में हम इतिहास के एक ऐसे ही अनसुने अध्याय का विश्लेषण करने वाले हैं। आमतौर पर जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो संथाल विद्रोह या मुंडा विद्रोह के बारे में तो सभी किताबों में मिल जाता है। हाँ, वो बहुत कॉमन है ना? लेकिन ये जो चूअर विद्रोह है, इसको अक्सर हाशिए पर यानी मार्जिन्स पर छोड़ दिया जाता है। हमारे पास आज एसएससी रेंजर्स यूट्यूब चैनल की एक बहुत ही डिटेल रिसर्च और स्लाइड डेक है। बहुत कमाल का डेक है वो। बिल्कुल, जो इस विद्रोह को एग्जाम के नजरिए से और ऐतिहासिक महत्व दोनों एंगल से खोलकर समझाती है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात मुझे ये लगी कि आजकल टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो एसएससी के एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं, उनका फोकस अब इन अनसंग ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स पर इतना ज्यादा बढ़ गया है। एकदम सही कहा आपने। ये टॉपिक तो अब जैसे एक सीक्रेट वेपन बन चुका है। जहां बाकी स्टूडेंट्स मार्क्स गवा देते हैं, वहां इस विषय की समझ आपको बहुत आगे ले जा सकती है। ये जो बदलाव आ रहा है ना एग्जाम पैटर्न्स में, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। अगर हम ध्यान से सोचें तो समझ आएगा कि इतिहास नहीं बदल रहा है, बल्कि हमारा उसको देखने का नजरिया बदल रहा है। जो चुआर विद्रोह 1766 से 1834 तक चला, वो अपने आप में एक मैप बेस्ड और फैक्ट बेस्ड गोल्ड माइन है। अच्छा। खासकर फ्रंटियर बंगाल का वो इलाका जिसे जंगल महल्स कहा जाता था। इसमें आपका आज का मिदनापुर, बांकुरा और मनभूम शामिल है। एग्जाम सेट करने वालों को अब ये बात समझ आ गई है कि एक सच्चा एस्पिरेंट सिर्फ मेनस्ट्रीम हिस्ट्री नहीं पढ़ता, बल्कि उन घटनाओं को भी समझता है जिन्होंने असल में ब्रिटिश प्रशासन की नींव हिलाई थी। तो चलिए सबसे बड़े और बुनियादी मुद्दे से ही शुरुआत करते हैं। ये जो शब्द है चुआर, सुनकर ही समझ आता है कि इसमें बहुत अपमान छिपा है। आखिर इन विद्रोहियों को इस नाम से क्यों बुलाया गया? वही तो। और उनकी असल पहचान क्या थी? ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि उन्हें सदियों पुराने अपने शांत जीवन को छोड़कर हथियार उठाने पड़े? यहाँ जो छवि बनाई गई ना अंग्रेजों द्वारा, वो बहुत ध्यान देने वाली बात है। चुआड़ या चुआड़ शब्द इन आदिवासियों का अपना दिया हुआ कोई गर्व का नाम बिल्कुल नहीं था। अच्छा। ये शब्द मुख्य रूप से अंग्रेजों और वहां के कुछ नए स्थानीय जमींदारों ने इस्तेमाल किया था। इसका सीधा मतलब था असभ्य, बारबैरिक या यहाँ तक कि सुअर। देखिए, जब कोई आपसे आपका हक छीनना चाहता है ना, तो सबसे पहले वो आपकी इंसानियत को, आपके अस्तित्व को कमजोर दिखाने की कोशिश करता है, ताकि उनके जुल्म को जायज ठहराया जा सके। एग्जैक्टली। एक तरह से उनकी छवि को शैतान जैसा बना देना, ताकि उनकी जायज आवाज को किसी जंगली दंगे का नाम देकर आसानी से दबाया जा सके। लेकिन हकीकत में ये लोग थे कौन? असलियत में ये लोग मुख्य रूप से भूमिज ट्राइब के थे, और इनमें सिर्फ किसान या शिकारी ही नहीं थे, बल्कि इनमें बहुत ही गर्वित पाइक्स और घटवाल शामिल थे। पाइक्स मतलब? पाइक्स असल में आदिवासी रक्षक होते थे, एक तरह से वहां की स्थानीय पुलिस आप कह लीजिए, जो सदियों से उन जंगल के इलाकों में कानून और व्यवस्था बनाए रखती थी। और घटवाल्स उनके सामंती सरदार होते थे। तो ये कोई असभ्य लोग नहीं थे? बिल्कुल नहीं, ये एक पूरी तरह से संगठित समाज था, जिसका अपना एक कानूनी ढांचा था। इसीलिए आज के जो मॉडर्न इतिहासकार हैं, वो इस विद्रोह को चुआर रेबेलियन कहने के बजाय फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द जंगल महाल कहना ज्यादा पसंद करते हैं। ये तो बहुत अलग पर्सपेक्टिव हो गया। यहाँ मेरे दिमाग में ना एक व्यवहारिक उदाहरण आ रहा है। सोचिए कि एक गांव है जहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स की एक पूरी फौज सदियों से काम कर रही है। उन्हें उनकी सेवाओं के बदले में कोई मासिक तनख्वाह तो मिलती नहीं है, बल्कि उन्हें थोड़ी सी जमीन दी गई है। हाँ, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता। वही, जिस पर कोई लगान नहीं लगता। वो और उनकी आने वाली पीढ़ियां उस जमीन पर खेती करती हैं और बदले में पूरे इलाके की रक्षा करती हैं। फिर अचानक बाहर से एक मैनेजमेंट कंपनी आती है,
उन गार्ड से वो जमीन छीन लेती है और उन्हें ही गालियां देने लगती है। सही पकड़ा आपने। अगर कोई इस तरह आजीविका और सम्मान दोनों एक साथ छीन ले तो गुस्सा आना तो स्वाभाविक है, लेकिन मैं सोच रही थी कि इस आग की शुरुआत असल में हुई कब? देखिए, इस आग की शुरुआत एक दिन में नहीं हुई थी। अगर इस पूरे इतिहास का विश्लेषण करें ना, तो मूल कारण 4 बड़े चरणों में दिखाई देते हैं। पहला बड़ा झटका इन इलाकों को लगा 1765 में। अच्छा, 1765, दीवानी राइट्स। हाँ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। दीवानी मिलने का सीधा मतलब था कि अब इन इलाकों से टैक्स वसूलने का सीधा हक कंपनी के पास था। और कंपनी का मकसद लोगों का कल्याण तो था नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना था। उन्होंने आते ही भारी लैंड रेवेन्यू थोप दिया। और उसके ठीक 5 साल बाद एक ऐसी आफत आई जिसने पूरे बंगाल को तोड़कर रख दिया था। 1770 का भयानक अकाल। 1770 की उस अकाल में लोग भूख से तड़प कर मर रहे थे। खेती पूरी तरह चौपट हो चुकी थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की बेरहमी आप देखिए। उन्होंने उस वक्त भी लगान या टैक्स कम नहीं किया। अरे बाप रे। बल्कि उस अकाल के दौरान भी जोर जबरदस्ती से रेवेन्यू वसूला गया। इसने आम किसानों के दिल में कंपनी के खिलाफ एक ऐसी नफरत भर दी जिसका नतीजा आगे चलकर फूटना ही था। फिर तो उसके बाद 1793 में एक और ऐसी पॉलिसी आई जिसने बची कुची कसर पूरी कर दी होगी, लॉर्ड कॉर्नवालिस का परमानेंट सेटलमेंट। और स्लाइड डेक में इसका जिक्र एक बहुत ही दर्दनाक कानून के हवाले से किया गया है, सनसेट लॉ, यानी सूर्यास्त कानून। दिखने में तो ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव नियम लगता है, लेकिन जमीन पर इसका असर कितना भयानक था। सनसेट लॉ दरअसल वहां के सामाजिक ढांचे को पूरी तरह तोड़ने वाला कानून था। इसका नियम ये था कि अगर किसी तय दिन पर सूरज ढलने तक, अच्छा, वही लिटरली सनसेट तक। एग्जैक्टली, अगर सूरज ढलने तक कोई स्थानीय जमींदार अपना भारी टैक्स कंपनी को जमा नहीं करवा पाता था, तो उसकी जमीन और उसकी जमींदारी तुरंत नीलाम कर दी जाती थी। तुरंत? हाँ, एक उदाहरण से समझिए। एक स्थानीय जमींदार है जिसका परिवार पिछली कई पीढ़ियों से वहां रह रहा है, जिससे वहां के आदिवासियों का दुख दर्द पता है। अगर किसी कारण से खेती अच्छी ना होने पर वो टैक्स नहीं दे पाया, तो उसी शाम उसकी जमीन किसी कलकत्ता के अमीर बाबू को बेच दी जाती थी। तो बाहर के लोग आ गए वहां? वही तो, नए जमींदार जो बाहर से आते थे, उन्हें जंगल महाल्स के लोगों से या उनकी परेशानियों से कोई हमदर्दी नहीं थी। उनका काम सिर्फ पैसा निचोड़ना था वहां से। मतलब एक तरफ भूखमरी, दूसरी तरफ नए निर्दयी जमींदार। ये तो एक पूरा प्रेशर कुकर बन चुका था। पर आखिर में ये कुकर फटा कब? क्या पाइकान लैंड्स का छीना जाना वो आखिरी चिंगारी थी? यही वो आखिरी चिंगारी थी। जैसे आपने गार्ड्स वाली एनालॉजी दी थी ना अभी, अंग्रेजों ने 1790s में आकर सीधा उन पाइक्स पर हमला किया। उन्होंने आदिवासी पुलिस से उनकी वो लगान मुक्त जमीनें छीन ली, जिन्हें पाइकान लैंड्स कहा जाता था। अच्छा। अंग्रेजों का तर्क था कि अब वो अपनी खुद की मॉडर्न पुलिस लाएंगे, इसलिए इन पुराने गार्ड्स की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि वो जमीन उन पाइक्स के लिए सिर्फ रोजी रोटी थोड़ी थी। हाँ, वो तो उनकी पहचान थी। वही, वो उनकी आत्मा थी, उनका पिछले कई 100 सालों का सम्मान थी। जब आजीविका, जमीन और इज्जत सब पर एक साथ हमला हुआ ना, तो विद्रोह के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं। और इसके बाद शुरू होता है ये युद्ध। लेकिन एक बात जो सच में मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगती है, वो है इसकी कॉन्टिन्यूटी। 1766 से लेकर 1834 तक 70 साल का समय, ये तो लगभग 3 पीढ़ियों का लंबा संघर्ष हो गया। बिल्कुल। आजकल जब हम किसी आंदोलन की बात करते हैं तो वो कुछ महीनों या ज्यादा से ज्यादा सालों में खत्म हो जाता है, लेकिन 70 साल तक एक फॉरेन पावर से लगातार लड़ते रहना, इस लंबे कालखंड को आखिर किन चरणों में देखा जाए? इस लंबे संघर्ष को इतिहासकारों ने द वॉर मैट्रिक्स के रूप में मुख्य तौर पर 4 चरणों में बांटा है। क्योंकि देखिए, ये एक सीधी लड़ाई नहीं थी, बल्कि उतार चढ़ाव से भरी हुई थी। फेज 1 की शुरुआत होती है 1767 से 1771 के बीच। इसकी शुरुआत की थी जगन्नाथ सिंह पतार ने। उन्होंने धालभूम और घाटशिला के इलाके से अंग्रेजों के खिलाफ झंडा उठाया और देखते ही देखते 5000 साथियों की एक फौज जमा कर रही। वेट, 5000 लोग? उस समय 5000 लोगों को एक साथ लाना, उनके खाने और हथियार का इंतजाम करना, जबकि आपके पास जमीन और पैसे दोनों नहीं हैं, ये दर्शाता है कि लोगों के अंदर गुस्सा कितना गहरा होगा। हाँ, और उसके बाद का जो समय था वो आग के अंदर ही अंदर सुलगने का था। छुटपुट लड़ाइयां आगे भी होती रहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी वहां अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें जंगल की ज्योग्राफी थोड़ी आती थी। फिर आता है इस विद्रोह का सबसे भयंकर दौर, फेज 3, जो 1798 से 1799 के बीच चला। ये इस विद्रोह का एकदम पीक था। इस दौर के नेता थे रायपुर के दुर्जन सिंह।
वो खुद एक बेदखल किए नए जमींदार थे। उन्होंने 1500 साथियों के साथ मिलकर सीधा 30 गांव पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों के पूरे प्रशासनिक ढांचे को वहां से उखाड़ फेंका था। अरे वाह, 30 गांव पर कब्जा। जी। इस पूरे संघर्ष में एक और बड़ा नाम है स्लाइड्स में, जिसे पढ़कर मैं सच में बहुत प्रभावित हुई। रानी शिरोमणि, कर्णागढ़ की रानी। हाँ, बहुत बड़ी फिगर है वो। है ना। 18वीं सेंचुरी के इतिहास में आमतौर पर महिलाओं का जिक्र मिलिट्री लीडरशिप में बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन उन्हें जंगल महल की शेरनी कहा जाता है। यहाँ समझने वाली बात मुझे ये लगती है कि उन्होंने लड़ाई आखिर कैसे लड़ी होगी, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई में अंग्रेजों की तोपों के आगे टिकना लगभग नामुमकिन था। उनकी रणनीति ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। रानी शिरोमणि ने वहां के घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों का इस्तेमाल गरिल्ला वॉरफेयर के लिए किया था। गोरिल्ला वॉरफेयर? हाँ, गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब है छुपकर अचानक हमला करना और फिर जंगल में वापस गायब हो जाना। उनके लोग अंग्रेजों की सप्लाई लाइंस पर सीधा हमला करते थे। जब अंग्रेजी फौज खाना या हथियार लेकर जंगलों से गुजरती थी ना, तो अचानक उन पर चारों तरफ से तीर और भाले बरसने लगते थे। बाप रे, अंग्रेज तो पूरी तरह बौखला गए होंगे। पूरी तरह से। अंग्रेजी सेना खुले मैदान में लड़ने की आदी थी। इस जंगल के चक्रव्यूह में वो पूरी तरह भटक गए थे। उनकी नींद हराम हो चुकी थी एकदम। रानी ने सिर्फ आदिवासियों का मनोबल नहीं बढ़ाया, बल्कि पर्सनली मिलिट्री कमांड्स भी दी थी वहां। ये तो सच में रोमांचक है। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, 70 साल का लंबा वक्त, अलग अलग ठिकाने, अलग अलग नेता, और उस जमाने में संचार या कम्युनिकेशन का तो कोई आसान साधन नहीं था। बिल्कुल नहीं था। तो क्या इन विद्रोहियों में आपस में कोई गहरा तालमेल था, या ये सब सिर्फ अलग अलग जगहों पर एक साथ पैदा हुए गुस्से का नतीजा था? देखिए, तालमेल किसी व्हाट्सएप ग्रुप या मॉडर्न आर्मी की सेंट्रल कमांड जैसा तो नहीं था, ऑब्वियसली। हाँ, वो तो है। उनका तालमेल उनकी विचारधारा में था, और इसका सबसे प्रबल प्रमाण हमें मिलता है 1769 में, जब एक कुड़मी लीडर थे रघुनाथ महातो। उन्होंने एक नारा दिया। वो नारा एक गोल्डन स्लोगन बन गया, जिसने पूरे इलाके के आदिवासियों को एक ही सूत्र में बांध दिया। उन्होंने कहा था, अपन गांव अपन राइज, धुर खेड़ा ब्रिटिश राइज, जिसका हिंदी में सीधा मतलब था, हमारा गांव हमारा राज, अंग्रेजों को दूर भगाओ। अपना गांव अपना राज। ये सुनकर समझ आता है कि ये लड़ाई सिर्फ पैसे या जमीन की नहीं थी बस। ये सीधे तौर पर ट्राइबल सॉवरेनिटी, यानी उनकी खुद मुख्तियारी का ऐलान था। वो अपना कानून खुद चलाना चाहते थे, जैसे वो सदियों से करते आ रहे थे। सही पकड़ा आपने। यही वो कॉमन आइडियोलॉजी थी जिसने 70 साल तक इन अलग अलग नेताओं को एक दूसरे से जोड़े रखा। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि जो बाहर से आया है और उनका हक छीन रहा है, उसको इस जंगल से किसी भी तरह बाहर निकालना है। इस इतिहास को पढ़ते हुए ना, एग्जाम का नजरिया लाना बहुत जरूरी हो जाता है अब, क्योंकि एक तरफ ये इतनी दिलचस्प कहानी है और दूसरी तरफ एक सच्चाई ये भी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स पर हजारों फैक्ट्स याद रखने का बहुत दबाव होता है। बहुत दबाव होता है। आज के इस एसएससी रैंकर्स के स्लाइड डेक का एक पूरा हिस्सा निंजा मेमोरी ट्रिक्स पर फोकस करता है। और सच कहूं तो एग्जाम हॉल के उस प्रेशर में ऐसे मोनमोनिक्स एक लाइफलाइन का काम करते हैं। मेमोनिक ट्रिक्स का अपना एक अलग ही महत्व है, खासकर जब आपको मैच द फॉलोइंग या डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जैसे स्लाइड में बताया गया है, अब दुर्जन सिंह और उनके इलाके रायपुर को याद रखने का बड़ा ही आसान तरीका उन्होंने दिया है। दुर्जन यानी बुरे लोग हमेशा मुफ्त की राय देते हैं, तो राय से बन गया रायपुर। अरे वाह, ये तो बड़ा कैची है, दुर्जन से रायपुर। हाँ ना। और रानी शिरोमणि के लिए भी ट्रिक बहुत सटीक बनाई है। उनका इलाका था कर्णागढ़, तो इसे ऐसे याद रखें कि रानी अपने कानों यानी कानों में मनी पहनती हैं। कानों और मनी से बन गया कर्णागढ़। बहुत बढ़िया। और तीसरा जगन्नाथ सिंह पतार घाटशिला से थे, जिसे ऐसे विजुलाइज किया जा सकता है कि जगन्नाथ जी घाट पर बैठे हैं। विजुअल्स हमारे दिमाग में लंबे समय तक छप जाते हैं ना। बिल्कुल छप जाते हैं। लेकिन यहाँ मेरा एक डाउट आ रहा है, ये मेमोरी ट्रिक्स तो ठीक है, पर क्या आजकल के एग्जाम सेटर्स सिर्फ इन फैक्ट्स तक ही सीमित हैं? मतलब क्या सवाल सिर्फ यही पूछे जा रहे हैं कि कौन सा नेता किस इलाके से था? देखिए, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs को ध्यान से देखें ना, तो एक बहुत क्लियर ट्रेंड दिखता है। SSC CGL 2022 में सीधा फैक्ट पूछा गया था कि 1798 के चारम विद्रोह का नेता कौन था, तो जवाब वही दुर्जन सिंह था। और CHSL 2021 में सवाल था कि चुआर शब्द मुख्य रूप से किस ट्राइब के लिए था, जिसका उत्तर भूमिज था।
अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। हाँ, लेकिन सिर्फ फैक्ट्स रटने से अब आगे काम नहीं चलेगा। एग्जाम का लेवल लगातार बढ़ रहा है। अब वो पॉलिसी चेंजेस, कॉजेज और उनके इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर ना कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। जैसे पाइका लैंड्स का एक्चुअल मतलब क्या था, या सनसेट लॉ ने किस तरह सामाजिक ढांचे को तोड़ा। इसीलिए इस कहानी के मूल को समझना बहुत जरूरी हो गया है। सही कहा आपने। तो आइए इस कहानी के उस आखिरी हिस्से पर आते हैं, नतीजा और अंग्रेजों का झुकना। 1799 तक EIC पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी इस विद्रोह से, और उन्होंने इसको कुचलने के लिए जो किया वो उनकी हिरासत और क्रूरता की पूरी दास्तान बयान करता है। हाँ, 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने एक आदेश दिया कि इस विद्रोह को हर हाल में बंद किया जाए। बस अंग्रेजी सेना ने गांव के गांव जला दिए थे। उन्होंने चुनते हुए लगभग 200 प्रमुख आदिवासी नेताओं को पकड़ा और पब्लिक में उन्हें फांसी दे दी। 200 लोगों को? हाँ, ये कोई आम फांसी नहीं थी। ये दूसरों में खौफ पैदा करने का एक तरीका था अंग्रेजों का, ताकि आगे कोई हथियार उठाने की हिम्मत ही ना करे। 200 आम नेताओं को सरेआम फांसी देना ये दिखाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त कितनी खौफज़दा थी इन आदिवासियों से। लेकिन जो सबसे अजीब और महत्वपूर्ण बात इस पूरे विश्लेषण से निकल कर आती है वो ये कि इतनी क्रूरता, इतनी ब्रूटैलिटी के बाद भी इस 70 साल के संघर्ष की आखिरी जीत ना आदिवासियों के ही हिस्से में आई थी। बिल्कुल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आखिरकार घुटने टेकने ही पड़े और अपने खुद के बनाए कानून बदलने पड़े थे। और यही चुआन विद्रोह का ना सबसे बड़ा ऐतिहासिक नतीजा है। अंग्रेजों ने आखिरकार एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया। उन्हें समझ आ गया कि बंगाल के उन घने जंगलों में जहां मलेरिया का डर था और जहां गिरिया लड़ाके हर पेड़ के पीछे छुपे हो सकते थे, वहां एक बड़ी आर्मी लगातार तैनात रखना किसी भी बिजनेस कंपनी के लिए घाटे का सौदा था। घाटे का सौदा, वही तो। उन्होंने मान लिया कि उनके स्टैंडर्ड जनरल लॉज जो कलकत्ता जैसी जगहों पर चलते थे आराम से, वो इन आदिवासी इलाकों पर नहीं थोपे जा सकते। यानी उन्होंने महसूस किया कि इनसे लड़ने से बेहतर है इन्हें थोड़ी आज़ादी और खुद मुख्तियारी वापस दे दी जाए, ताकि उनका मुनाफा कमाने का जो काम है वो शांति से चल सके। उस बदलाव का नतीजा आखिर कानून में कैसे दिखा फिर? तो 1805 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक नया कानून लेकर आई जिसे रेगुलेशन 18 कहा जाता है। इसके तहत उन्होंने जंगल महाल्स को एक बिल्कुल अलग जिलाई घोषित कर दिया। अच्छा। एक ऐसी जगह जहां अंग्रेजों के सामान्य नियम लागू नहीं होंगे और जहां स्थानीय प्रथाओं को थोड़ा सम्मान दिया जाएगा। लेकिन बात यहां खत्म नहीं रुकी थी। जंगल महाल्स डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद भी ना अशांति थोड़ी बहुत चलती रही, क्योंकि आदिवासी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। आखिरकार 1833 में एक और बड़ा बदलाव हुआ। 1833 में? हाँ, रेगुलेशन 13 के तहत जंगल महाल्स डिस्ट्रिक्ट को भंग करके एक नई इकाई बनाई गई जिसे साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी SWFA कहते हैं। इस एजेंसी ने आदिवासी क्षेत्रों को और भी ज्यादा प्रोटेक्शन, स्पेशल स्टेटस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी प्रदान की। तो इस पूरे सफर से हम क्या सीखते हैं? चलिए इस पूरे विश्लेषण को ना एक 60 सेकंड सुपर रिवीजन में समेट लेते हैं, जैसा कि हमारे स्लाइड डेक में सुझाया गया है। स्टूडेंट्स अपने दिमाग में एक आउटलाइन बनाएं अभी। टाइमलाइन है 1766 से 1834, लोकेशन है फ्रंटियर बंगाल यानी जंगल महाल्स। मूल कारण थे भारी टैक्स, सनसेट लॉ से जमींदारी की नीलामी और मुख्य रूप से लगान मुक्त पाइकान लैंड्स का छीना जाना। और अगर नेताओं की बात करें तो ढालभूम के जगन्नाथ पतार, रायपुर के दुर्जन सिंह, कर्नागढ़ के घुरेला योद्धा रानी शिरोमणि और वो गोल्डन स्लोगन देने वाले रघुनाथ महातो को याद रखना बहुत जरूरी है। अंत में इस लड़ाई का नतीजा ये निकला कि ब्रिटिश प्रशासन को झुककर 1833 में SWFA बनाना पड़ा, जिससे आदिवासियों को अपनी जमीन के प्रशासन का हक दोबारा मिल गया। एकदम पॉइंट पर। और इस जानकारी को पक्का करने के लिए आइए एक रेंजर्स चैलेंज क्वेश्चन हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। देखते हैं कितने लोगों ने ध्यान से सुना है। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। सवाल ये है कि चुआर रिबेलियन के दौरान स्थानीय आदिवासी पुलिस यानी पाइक्स को जो लगान मुक्त जमीनें दी गई थीं और जिन्हें बाद में अंग्रेजों ने छीन लिया था, उन जमीनों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है खुटकट्टी लैंड्स, ऑप्शन बी है पाइखान लैंड्स, ऑप्शन सी रॉयतवारी लैंड्स या ऑप्शन डी डेमिनिको। जो भी विद्यार्थी SSC या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गंभीरता से तैयारी कर रहा है ना, उसके दिमाग में अब तक इसका जवाब तुरंत आ जाना चाहिए। ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स आगे चलकर आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। एकदम सही कहा। और अपनी इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं उस विचार को आगे बढ़ाना चाहूंगी जो इस स्लाइड डेक के आखिरी पन्ने पर लिखा था।
मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। पता है, इस इतिहास को पढ़ते हुए मुझे ना जंगल के उन विशाल और पुराने पेड़ों की याद आती है। कैसे भला? देखिए, जब किसी जंगल में ऐसे पेड़ों को काट दिया जाता है ना, तो बाहर से जमीन एकदम बंजर और शांत लगती है, लेकिन उन पेड़ों की जड़ें, उनकी रूट्स जमीन के अंदर ही अंदर खामोशी से बढ़ते रहते हैं और एक दिन वो इतने ताकतवर हो जाते हैं कि ऊपर बिछी हुई किसी भी सख्त कानून की सड़क या पत्थर को तोड़कर बाहर आ ही जाते हैं। चुआर विद्रोह के ये आदिवासी नेता भी ना वैसी ही जड़ें थे। बहुत ही गहरा विचार है ये। सदियों तक ये नेता इतिहास के पन्नों में खामोश रहे। मेन स्ट्रीम किताबों ने इन्हें अनसुना कर दिया, लेकिन उनकी उन खामोश कुर्बानियों की जड़ें आज आकर हमारे सामने अपना शोर मचा रही हैं। जब लाखों बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास करने के लिए इनके नाम और उनके संघर्ष को पढ़ते हैं ना, तो वो एक तरह से आज़ादी की मिट्टी से जुड़े इन अनसंग हीरोज को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक इसी विचार के साथ आज हम आप सभी को छोड़ना चाहते हैं। जिस तरह इन आदिवासी नेताओं ने सदियों पहले बिना किसी फेम या शोहरत की उम्मीद के खामोशी से अपना संघर्ष जारी रखा और आज वो एक इतनी बड़ी लेगेसी बन चुके हैं, तो सोचिए आप अपने जीवन में जो छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेहनत आज शायद कोई देख नहीं रहा, क्या कल वो ऐसी गूंज बन सकती है जो आने वाली पीढ़ियों का रास्ता आसान करे? अपनी खामोश मेहनत को बरकरार रखिए। मिलने वाले हैं एक नई चर्चा और नए तथ्यों के साथ अगली बार। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।